वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमी इंग्लिश। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का हम जो है लेसन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है क्या और इनकी डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं, वो यूँ है। एक्टिव वॉइस हम ये कह सकते हैं, इन दिस वॉइस द सब्जेक्ट सीम्स एक्टिव। एक्टिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव दिखाई देता है। नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एन एक्शन, जो काम कर रहा हो वो जो है एक सेंटेंस में ही और शी इज द सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल देखिए, ही इज ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पर जो ही जो रेड कलर मैंने दिया है, ही इज द सब्जेक्ट क्योंकि वो कुछ कर रहा है। ड्रिंकिंग जिसको मैंने अंडरलाइन किया, दिस इज वर्ब, ये वो काम है जो वो कर रहा है, वो फंक्शन है जो ही परफॉर्म कर रहा है और वो फंक्शन है ड्रिंकिंग, एंड दिस इज द वर्ब। ठीक है। एंड वाटर, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वो जिस पर अमल कर रहा है, जिस पर एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो जो है ऑब्जेक्ट होता है। सो हेयर, वो जो पी रहा है, जो वो ड्रिंक कर रहा है, वो वाटर है। सो वाटर इज द ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज इन रेड कलर, ऑब्जेक्ट इज इन ग्रीन कलर एंड द वर्ब इज अंडरलाइंड। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने कोई एग्जांपल दी, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, रियली वो लग रहा है कि वो कुछ कर रहा है। ही इज एक्टिव, सब्जेक्ट इज एक्टिव। Now, if we look into definition of passive voice, वो इस तरह होगी। In this voice, the subject seems passive। यानी passive voice में क्या है कि subject जो है वो passive दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे subject कुछ भी नहीं कर रहा हो। जैसे आप देखें, एग्जाम्पल देखें, द वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय हिम। अगर आप देखें तो ये रिवर्स हो गया है। वो वाटर जो वहां पर जो था हमारे पास ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पर वो अब हमारे पास सब्जेक्ट बन गया है। अब ये वो रेड कलर में हो गया है। और वो ही जो हमारे पास जो है फर्स्ट सेंटेंस में जो था एक्टिव सेंटेंस में, वो हमारे पास सब्जेक्ट था, अब वो ऑब्जेक्ट बनकर हिम हो गया है और उसको मैंने ग्रीन कलर दिया है। द वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय हिम, इस सेंटेंस को जो एक्टिव से पैसे मैंने इस तरह चेंज किया। ये जिस डेफिनेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आगे जाके मैं इसके रूल्स क्लियर करूंगी। द वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय हिम, द वाटर इज द सब्जेक्ट, द वाटर इज द न्यू सब्जेक्ट। और यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल पैसिव है। वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय हिम, तो पानी जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि पानी जो है वो पिया जा रहा है। सो द वाटर हेयर इन द पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव होता है। नाउ सब्जेक्ट क्या है? द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इसमें जो टर्म्स यूज हुए हैं, जैसे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वो मैं क्लियर करती हूँ। द डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला है, जो एक्शन परफॉर्मर है, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी एक्शन का रिसीव करने वाला जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अच्छा, जो एक्टिव और पैसिव वॉइस है, इसमें ये ऑब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सब्जेक्ट ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर तो सेंटेंस नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है वो हर एक सेंटेंस में नहीं होता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जब आप एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। द सेंटेंसेस दैट डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, वो जुमले जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते हैं। और ये हमारा फर्स्ट लेसन, इंट्रोडक्शन जो है लेसन है, इसलिए इसमें मैंने ज़रा डिटेल से डिस्कस किया है कि किस तरह जो है ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, वो कौन से सेंटेंसेस हैं और वो कौन से वर्ब्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल से बात की है। तो यहाँ पर intransitive वर्ब्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। The sentences containing intransitive verbs cannot be changed into passive voice। वो sentences जिसमें intransitive verbs हों, वो passive voice में change नहीं हो सकते। और क्यों? इसकी वजह ये है कि intransitive verbs do not accept or take object। वो sentences जिसमें intransitive verbs होंगे, उसमें object नहीं होगा, और जब object ना हो तो वो passive voice में change नहीं हो सकता। अब intransitive verbs कौन से हैं? Intransitive verbs do not accept or take object। Intransitive verbs वो हैं जिसमें हम बहुत भी कोशिश कर लें और ट्राई कर लें, लेकिन हम उनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वर्ब्स, ये एक्शन ऐसे हैं जो खुद में कंप्लीट होते हैं और जो किसी दूसरे रिसीवर पर परफॉर्म नहीं हो सकते हैं, जिनका कोई रिसीवर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो एक्शन खुद में कंप्लीट होते हैं। उसके लिए किसी रिसीवर की ज़रूरत या कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। सो इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे ही स्लीप्स, स्लीप
is a verb and sleep is an intransitive verb. Sleep is an action which is complete in itself और उसके लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. स्लीप को रिसीव करने वाला कोई भी नहीं है. ड्रिंकिंग अगर आप कहें तो ठीक है, हम कह सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर या कुछ भी और आप कह सकते हैं. या ही इज टेकिंग लंच, तो टेक के साथ आप ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, बहुत सारे वर्ब्स हैं. लेकिन स्लीप एक ऐसा एक्शन है जो खुद में कंप्लीट है और उसके लिए किसी रिसीवर की ज़रूरत नहीं है. He sleeps in this sentence, he is the subject and sleeps is the verb. लेकिन ये intransitive verb है. Now he sleeps in his bed. कभी कभार ऐसा होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो इसमें जो है मिस्टेक कर लेते हैं, डिसीव हो जाते हैं. जैसे ये वाला सेंटेंस आप नोट करें, he sleeps in his bed. और ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को शायद इन हिज बेड जो है वो ऑब्जेक्ट है. असल में ये ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है ना. आमतौर पर ऐसा होता है कि वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो ही ड्रिंक्स वाटर या ही टेक्स लंच, तो इस तरह हम क्या कहते हैं, हम समझते हैं कि शायद ये जो है वर्ब के बाद आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. ही स्लीप्स इन हिज बेड. इन हिज बेड, जिसको मैंने ग्रीन कलर नहीं दिया टू शो दैट दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट. एक्चुअली इन हिज बेड ये क्या है, दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? एडवर्ब वो वाला वर्ड होता है, वो लफ्ज होता है जो कि हमें वर्ब के बाद में मजीद इंफॉर्मेशन देता है, जो कि वर्ब को एक्सप्लेन करता है, जो कि एक्शन को एक्सप्लेन करता है. यहाँ पर स्लीप्स का अमल जो है इन हिज बेड हमें बता रहा है कि स्लीप्स का एक्शन कहाँ हो रहा है. बेड कोई भी एक्शन रिसीव नहीं करना. बेड इज नॉट द रिसीवर ऑफ द एक्शन, बल्कि इन हिज बेड जो है वो हमें बता रहा है कि स्लीप का एक्शन कहाँ परफॉर्म हो रहा है. So in his bed is the adverb of place. In his bed is not the object. आगे मजीद मैंने एग्जाम्पल दी है. He smiles. Smile is an action which is complete in itself. Smile is an intransitive verb. आप चाहें भी तो आप smile के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते. It rains. बारिश हो रही है तो हो रही है, इसमें कोई भी रिसीवर नहीं हो सकता है इसका. The birds fly in the sky. Flies an action which is complete in itself. In the sky tells us where the action of flying is being performed. So in the sky is actually the adverb of place. ये हमें बता रहा है, मैं fly के बारे में मज़ीद information दे रहा है. इसी तरह look at the next example. They are running या they are walking. Both the running and walk, ये दोनों जो वर्ब है they are intransitive verb because इसमें they do not accept or take object. They are running and walking. ऑन द रोड अगर आ जाए तो बाथरूम समझते हैं कि ऑन द रोड इज मे बी इज द ऑब्जेक्ट, लेकिन ऐसे नहीं है. दे आर रनिंग एंड वॉकिंग ऑन द रोड. ऑन द रोड इज एक्चुअली द एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो हमें ये बता रहा है कि रनिंग एंड वॉकिंग का एक्शन कहाँ हो रहा है. ऑन द रोड इज नॉट द ऑब्जेक्ट. तो ये जो सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हैं ये सारे के सारे दे कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस. अगर इसके साथ है दे आर रनिंग ऑन द रोड, so on the road जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है. therefore these sentences cannot be changed into passive voice. In all the above sentences object is missing. now तो यहाँ एक बहुत ज़्यादा एक बात ये है नोट करने वाली कि जो रोड है, रूम है, बेड है, पार्क है, जितना भी हमने पीछे डिस्कस किया, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस थे, ऐसा नहीं है कि वो कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते. वो ऑब्जेक्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं. इंट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है. In road, room, bed, park, they can be used as objects. Road, room, bed or park can be objects. ये object हो सकते हैं. If some action is being done on them, अगर इन पर कोई action किया जाए, अगर इनके साथ transitive verb use किया जाए, तो ये object भी हो सकते हैं. Examples आप देखिए. They are constructing या damaging a road. Road पर कोई action नहीं हो रहा कि road के ऊपर. Road is the object. Road जो है वो action receive कर रहा है. They are constructing a road. They are damaging a road. अब ऐसा नहीं है कि रोड के ऊपर जो है वो सिंगिंग हो रही है या वॉकिंग हो रही है या रनिंग, बल्कि रोड बजाते खुद उसको बनाया जा रहा है या उसको डैमेज किया जा रहा है. दैट्स वाई रोड जो है यहाँ पर जो है रोड वर्क्स फंक्शंस इज फंक्शनिंग एज एन ऑब्जेक्ट. He's cleaning his room. अब ये देखिए वो सो रहा है अपने कमरे में, तो वहाँ पर जो है in his room जो होगा वो adverb of place. क्योंकि यहाँ he is cleaning his room. Some action is being performed on the room. बल्कि रूम को साफ किया जा रहा है. That's why his room is the object here.
शी इज बाइंग अ बेड। अगर हम बेड को बाय करते हैं या उसको क्लीन करते हैं, डैमेज करते हैं, तो बेड पर काम हो रहा है, बेड इज द ऑब्जेक्ट। दे आर डिस्ट्रॉइंग द पार्क, या वो पार्क को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या क्लीनिंग भी आ सकता है। सो हेयर all a road, his room, a bed, the path, they all are in green color showing that they are the objects। और ये ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये एक्शन रिसीव कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई काम हो रहा है। जनरल नोट्स फॉर, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट। मैंने शुरू से ही इसको और क्लियर करना चाह रही हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। और बाज़ एग्जाम्स में ऐसा होता है एग्जामिनेशन में कि इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो टीचर्स एक जुमला इस तरह का, एक सेंटेंस इस तरह का भी दे देते हैं जिसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और जिसमें यूजुअली जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, जस्ट टू चेक कि क्या स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। इसलिए मैंने आपको ये शुरू में ही क्लियर कर दिया। अब हम टेंस बाय टेंस जो है करेंगे कि किस तरह हम सेंटेंसेस को जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जनरल रूल्स फॉर कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, हर टेंस का तो हम करेंगे वन बाय वन। यहाँ पर कुछ जनरल रूल्स हैं जो कि किस तरह हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। जनरल रूल से मेरा मतलब ये है कि ये वाले रूल्स जो है वो हर टेंस पर अप्लाई होंगे, और वो 3 हैं। और वो एग्जाम्पल के जरिए क्लियर होगा। Look at the example. Ali drinks water. Here, Ali is the subject. Ali is in the red color. Drinks is the verb. And this is underlined. And water is in green color. Water is the object. Now, जब हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, so Ali will go in place of water and water will come in the place of Ali. Simple. Subject and object will replace each other. वाटर इज ड्रंक बाय अली, इस तरह का हो जाएगा। वाटर जो है वो शुरू में आ जाएगा, वाटर विल कम इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड अली विल गो इन द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट रूल ये है जो मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल रिप्लेस ईच अदर, और ये हर एक टेंस में होगा, इस चीज को मैंने जनरल रूल कहा। जनरल इट्स अ कॉमन रूल फॉर ऑल टेंसेस कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे की जगह ले लेंगे। तो इसी सेंटेंस के जरिए इट इज वेरी क्लियर कि ड्रिंक्स जो है वो ड्रंक बन गया। It means past participle, or we can say third form of the verb is used. ये drink, drank or drunk. So drunk is the third form and it is also called past participle form of verb. तो ये जो है इसमें यूज होगा, चाहे वो कोई भी टेंस हो, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। एंड बाय इज एडेड बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट, जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि अली है, जो अबाउट न्यू ऑब्जेक्ट, उससे पहले हम बाय लगाएंगे, उससे पहले जो है वो बाय लगेगा। So this is such 3 rules that are common for all the tenses. जिस भी टेंस का जो है सेंटेंस होगा उसको जो है कन्वर्ट करने के लिए ये 3 रूल्स जो है वो फर्स्ट जरूर अप्लाई होंगे। Now these 3 rules are applied in every tense, but for each tense separate helping verbs are used. अगर आप इस स्लाइड में अब नोट करेंगे, हमने 3 चीजें डिस्कस करनी। अली वाटर इन रिप्लेस हो गए, ड्रिंक जो है वो ड्रंक बन गया, बाय आ गए। लेकिन अगर देखिए वाटर इज ड्रंक बाय अली, ये इस जो है ये एक्सप्लेन नहीं हुआ। इज एक्चुअली द हेल्पिंग वर्ब, और ये हर एक टेंस के लिहाज से होगा। हर एक टेंस में फिर हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर लगेगा, कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगेगा, पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, फ्यूचर में क्या लगेगा, हर एक टेंस का फिर सेपरेटली। सो जस्ट हम हेल्पिंग वर्ब डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर होगा। सो present indefinite tense is our first tense. So let's start. अच्छा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस एक्टिव वॉइस ये क्या है, ये मैं जरूर बताती हूँ स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस आता है और आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करें, तो आप रूल्स तो अप्लाई करोगे टेंस बाय टेंस, लेकिन आपको पता तो होना कि ये कौन सा किस टेंस का सेंटेंस है। तो एक्टिव वॉइस में मैं स्टूडेंट्स को आइडेंटिफिकेशन बताती हूँ कि अगर एक सेंटेंस आया एक्टिव वॉइस में, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा टेंस है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, और आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस की जहां तक आइडेंटिफिकेशन की बात है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसमें डू या डस यूज होगा। ठीक है, आगे एग्जाम्पल से ये क्लियर होगा। हेल्पिंग वर्ब्स इन पैसिव वॉइस, ये हर टेंस में मैं आपको 2 चीजें बताऊंगी, एक आइडेंटिफिकेशन एक्टिव वॉइस में, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर आपने उसके हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने हैं।
इज एम आर, ये पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स की मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज एक्टिव वॉइस में तो हमने अभी पढ़ा है, अभी हमने देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑफ कोर्स हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, और वो तीन हैं, इज एम आर। अब ये तीनों कैसे यूज होंगी, तो ऑलमोस्ट हर एक को पता होता है, फिर भी हम इसको क्लेरिफाई जरूर करेंगे। इज यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, इस तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा, फिर चाहे वो सब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन हो। जो सब्जेक्ट होता है ना, जो काम करने वाला, या तो वो नाउन होंगे जैसे अली, हिना, अहमद, द कैट, द चाइल्ड, द टीचर, इस तरह, ठीक है, वो कोई नाउन होगा, या तो वो प्रोनाउन होंगे। प्रोनाउन कौन से? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स में क्या आएगा? जो सिंगुलर प्रोनाउन है वो है ही, शी, इट। ही भी सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है, और इट भी सिंगुलर है, एक है काम करने वाले। और तमाम सिंगुलर नाउन्स का क्या मतलब हुआ? जैसे अली है, हिना है, अहमद है, या द कैट है, द टीचर है, द स्टूडेंट है, वगैरह वगैरह। सो इन तमाम के साथ इस यूज होगा जब काम करने वाला एक हो। जब काम करने वाला एक से ज्यादा हो तो हम आर यूज करेंगे। आर इज यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स, फिर चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। प्रोनाउन कौन से? ये प्लूरल प्रोनाउंस, वी, यू और दे। वी जो है वो भी प्लूरल है, एक से ज्यादा है, यू भी प्लूरल है, और दे भी प्लूरल है। अच्छा, एंड प्लूरल नाउन्स, और यहाँ पर यू जो है मैं क्लैरिफाई अभी करती हूँ, पहले हम प्लूरल नाउन पढ़े। प्लूरल नाउन्स जो हैं वो कैसे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स, द कैट्स, द एनिमल्स, द चिल्ड्रन, द पीपल। तो इस तरह ये प्लूरल नाउन्स हैं। अगर हम दो यूज करें, दो नेम्स, वो भी प्लूरल हो जाते हैं। जैसे अली एंड अहमद, अली एंड अहमद आर गुड फ्रेंड्स। अली और अहमद जो है वो दो हो जाते हैं, वो प्लूरल हो जाते हैं, और फिर हम इसका इस यूज नहीं करेंगे बल्कि आर यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो यू है, अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि यू सिंगुलर है कि प्लूरल। सो यू इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर हम यू किसी से बात करें, मैं किसी एक जो है पर्सन से बात, एक स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, सो आई कॉल हर यू, ठीक है, कि व्हाई आर यू टॉकिंग, या व्हाई आर यू एब्सेंट, वगैरह वगैरह। एक ही लड़की से, अगर एक ही स्टूडेंट से और बॉय से मैं बात करूँ तो वो जो है वो यू होगा। अगर मैं पूरी क्लास से बात करती हूँ, ज्यादा लोगों से बात करूंगी, तब भी मैं यू करूंगी। व्हाई आर यू गर्ल्स, व्हाई आर यू बॉयज टॉकिंग, व्हाई आर यू पीपल टॉकिंग, व्हाई आर यू पीपल नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो ज्यादा लोगों से भी मैं यू कहूंगी और एक से भी मैं यू कहूंगी। लेकिन इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, यू, द वर्ड यू इज ट्रीटेड एज अ प्लूरल। ग्रामर के टर्म्स में यू को जो है मैं एज अ प्लूरल ट्रीट करूंगी, विच मेक्स इट इजी। ये आसान हो जाता है। अगर ये कभी सिंगुलर होता, कभी प्लूरल होता, तो काफी ज्यादा इससे कंफ्यूजन हो जाती। सो इट्स क्वाइट इजी। यू जो है वो ग्रामर की टर्म्स में हमेशा हम उसको प्लूरल के तौर पे यूज करेंगे, उसके साथ हमेशा प्लूरल वाले हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। तो यू के साथ हम यहाँ पर आर यूज करेंगे, चाहे हम फिर एक बंदे से बात कर रहे हो या हम ज्यादा लोगों से बात कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, एम इज यूज ओनली विद आई। एम इज अ स्पेशल हेल्पिंग वर्ब विच इज ओनली यूज फॉर आई, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब इसके पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है। एम इज यूज ओनली विद आई। सो ये थोड़ी सी मैं आपको समरी बताऊं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे, ठीक है, फिर हम उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। बाकी थ्री रूल्स तो जनरल हैं, वो तो अप्लाई होंगे, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब्स पैसिव वॉइस में है वो है इज, एम और आर। आगे चलिए हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस की अगर हम एग्जांपल्स देखें, वी टेक लंच, वी इज इन रेड कलर, दिस इज द सब्जेक्ट, टेक इज द वर्ब एंड लंच इज द ऑब्जेक्ट। नाउ रूल नंबर 1, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल रिप्लेस ईच अदर। लंच जो है वो शुरू में आ जाएगा, तो लंच हम लेंगे, फिर लंच इज सिंगुलर, तो इसके लिए हम इज यूज करेंगे, क्योंकि हमने देखा ये अच्छा, वी टेक लंच, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप पहचानोगे कैसे? बिकॉज वी टेक लंच इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, और टेक इज जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दिस इज वेरी क्लियर दैट दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाउ जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो एक तो वही रूल्स होंगे, वी और लंच एक दूसरे के साथ जगह रिप्लेस कर लेंगे, लंच शुरू में आ जाएगा। अच्छा, नाउन हूबहू इसी तरह आ जाते हैं, जैसे लंच इज अ नाउन तो उसी तरह आ जाएगा, अली इज अ नाउन तो उसी तरह आ जाएगा, वाटर भी उसी तरह। लेकिन वी इज अ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन में थोड़ी चेंज होती है, बिकॉज वी जब शुरू में आएगा सब्जेक्ट की जगह तो दिस इज सब्जेक्ट प्रोनाउन, लेकिन वी जब लास्ट में जाएगा, एंड में जाएगा, तो दिस इज वेरी क्लियर कि मैं ये नहीं कह सकती कि लंच इज टेकन बाय वी, तो सब समझते हैं कि ये गलत है, बल्कि वी जब उधर आएगा सो इट विल चेंज इट्स शेप, इट विल चेंज इट्स फॉर्म, वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन।
तो वो वी जो है वो अस आएगा, जब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह आएगा तो वो अस बन जाएगा। लंच इज टेकन बाय अस, वी जो है वो अस बना। अच्छा ये वी और लंच की जगह चेंज के लिए फिर देखिए टेक की मैंने थर्ड फॉर्म लगाई, टेकन लगाई, फिर हमने बाय लगाया न्यू ऑब्जेक्ट से पहले, तो वो तो क्लियर हुआ। अब हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब हमने चूज करना है, हमने लंच को देख के हेल्पिंग वर्ब चूज करना है, हमने वी को देख के हेल्पिंग वर्ब चूज नहीं करना। बात ये गलती करते हैं कि हम वी को देखकर आर लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने न्यू सब्जेक्ट को देखना है। न्यू सब्जेक्ट हमारे पास लंच है, तो लंच इज सिंगुलर, उसके साथ हमने इस लगाना है। लंच इज टेकन बाय अस। लुक एट अनदर एग्जांपल, he eats mangoes in summer, he eats mangoes in summer, वो मैंगोज खाता है समर में। कब खाता है? समर में खाता है। तो समर here is the adverb and this is the adverb of टाइम, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है कि वो एक एक्शन हो रहा है, वो कब हो रहा है, वो समर्स में हो रहा है ना। खैर इससे कोई इशू कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितने भी एडवर्ब्स हों, चाहे बहुत सारे भी हों, हमें इसमें कोई मुश्किल नहीं है, हम उसको आखिर में लगा लेंगे। हमारे जो चेंज है ना वो ऑब्जेक्ट की हद तक होता है, बाकी हम उसी तरह हम उसको ऐड कर लेंगे। He eats mangoes, he is the subject and mangoes is the object, so they both will replace each other। mangoes जो है वो शुरू में आ जाएगा, he जब एंड पे जाएगा तो वो him बन जाएगा। ईट्स की थर्ड फॉर्म है ईटन, हम वो लगाएंगे, बाय लगाएंगे। अब मैंगोज आर प्लूरल, मैंगोज के साथ आर जाएगा, आर लगेगा। मैंगोज आर ईटन, थर्ड फॉर्म होगी ईटन, बाय लगेगा और हिम। इन समर को कोई मसला नहीं है, आप उसको आखिर में लगा सकते हैं। मैंगोज आर ईटन बाय हिम इन समर। लुक एट द थर्ड एग्जांपल, माय टीचर अप्रिशिएट्स मी। आइडेंटिफाई आप करोगे, माय टीचर अप्रिशिएट्स मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्यों? बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब और अप्रिशिएट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो यहाँ पर मी आएगा शुरू में, यहाँ पर मी शुरू में आएगा सब्जेक्ट की जगह, तो वो आई बन जाएगा। अब जाहिर है तो खुद आपको क्लियर है कि मी से जिस तरह जुमला स्टार्ट नहीं होता बल्कि वो आई होगा। आई के साथ स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है एम, अप्रिशिएट्स की थर्ड फॉर्म अप्रिशिएटेड, आई एम अप्रिशिएटेड बाय माय टीचर। Okay, so my teacher is a noun, तो वो इसी तरह जाएगा। जब my teacher अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, my teacher is the object, तो उसी तरह जाएगा, वो my teacher बनकर जाएगा, उसके में कोई चेंज नहीं होगा, या my या teacher को हम अलग नहीं करेंगे। I am appreciated by my teacher, these all are affirmative sentences। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। अब मैं वो बताऊंगी कि अगर नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए जिसमें नॉट आया तो कैसे हम चेंज करेंगे। इसके आइडेंटिफिकेशन में हम पढ़ चुके हैं, जब डू और डज आएगा नेगेटिव सेंटेंस, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। जब डज आ जाए या डू आ जाए या डू नॉट, डज नॉट, सो दिस मीन्स यूजर और सिर्फ एज हेल्पिंग वर्ब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नाउ शी डज नॉट लाइक फ्रूट्स, बिल्कुल उसी तरह हमने चेंज करना है जिस तरह हमने फॉर्मेटिव सेंटेंसेस किए। जस्ट हम जो हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे ना पैसिव वॉइस में इज एम आर, उसके बाद हमने नॉट लगा देना है, बाकी बिल्कुल उस तरह है। शी डज नॉट लाइक फ्रूट्स, फ्रूट्स जाएगा शुरू में, ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, शी जो है वो एंड पे जाएगा तो वो हर बन जाएगा। और यहाँ पर हमने फ्रूट्स लगा दिया, हम हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे, फ्रूट्स चूंकि ज्यादा है तो प्लूरल है, हम आर लगा देंगे, और चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है सो हम नॉट लगा देंगे। फ्रूट्स आर नॉट, इसी तरह लाइक की थर्ड फॉर्म जिस तरह हमने पहले किया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फ्रूट्स आर नॉट लाइक्ड बाय हर। नाउ द सेकंड एग्जांपल, दे डू नॉट एंजॉय द पार्टी, उन्होंने पार्टी एंजॉय नहीं की, वो पार्टी एंजॉय नहीं करते। इनफैक्ट इस तरह है, they do not do tells us, do not tells us, this is present indefinite, तो the party हम जो है वो जब शुरू में लाएंगे उसके साथ हम is लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने डिस्कस किया 3 हेल्पिंग वर्ब्स होंगे पैसिव में, is, am और are, वो हम चूज करेंगे सब्जेक्ट की नंबर को देखकर। द पार्टी इज सिंगुलर, सो हम इज लगाएंगे। एज दिस इज नेगेटिव सेंटेंसेस तो हम नॉट आया है तो हम यहाँ पैसिव में भी वो नॉट नीचे लेकर आएंगे। द पार्टी इज नॉट, इंजॉय जो है वो इंजॉयड बनेगा, थर्ड फॉर्म बनेगा, द पार्टी इज नॉट इंजॉयड बाय देम, दे जो है वो देम बन जाएगा और हम साथ में बाय लगा देंगे। द पार्टी इज नॉट इंजॉयड बाय देम। एक और थर्ड एग्जांपल देखिए, अली डज नॉट हेल्प मी, डज नॉट शो दैट दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर जो है मी जब शुरू में आएगा तो वो आई बन जाएगा, अली आखिर में जाएगा वो उसी तरह रहेगा, बिकॉज दिस इज नाउन और नाउन की शेप जो है वो चेंज नहीं होती है।
आई के साथ एक्सक्लूसिव स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास यहाँ पर इस टेंस में, वो एम है वो हम लगा देंगे। आई एम नॉट हेल्प्ड बाय अली, हेल्प की तरफ फॉर्म हेल्प मैंने लगाई और बाय लगाया और अली उसी तरह आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, इसी जो है टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट के। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि डू और डज हम शुरू में लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग जाते हैं। जब शुरू में डू और डज आ जाएगा और क्वेश्चन होगा तो वो हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो उसी तरह हमने जो है वो पैसिव में इज एम और आर लगाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिल्कुल उसी तरह रूल्स हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देना है, क्योंकि नॉर्मली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यही रूल होता है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग जाते हैं और आखिर में क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। डू यू मेक टी, अगर आप ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब ये है कि क्या आप चाय बनाते हैं। डू यू मेक टी, तो टी जो है वो शुरू में आएगा, यू जो है वो एट द एंड जाएगा। अब यू ऐसा हमारे पास प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट प्रोनाउन, यहाँ सब्जेक्ट की जगह भी यू है और ऑब्जेक्ट की जगह भी यू ही होता है, इसकी शेप चेंज नहीं होती है। टी जो है वो शुरू में जाएगा। नाउ टी सिंगुलर, यहीं पर आपने डिसाइड करना है कि आपका हेल्पिंग वर्ड क्या होगा। टी इज सिंगुलर तो हम इसके शुरू में इस लगा देंगे। इस टी मेड बाय यू, और फिर मेक की थर्ड फॉर्म आएगी मेड और फिर बाय यू, इस टी मेड बाय यू। नंबर सेकंड वन देखिए, does he wash his clothes, this is present indefinite, does से हमें क्लियर होगा। अच्छा अब हम his clothes, अच्छा ये जो his होता है क्लॉथ्स के साथ या माई टीचर है या हमने पीछे द पार्ट किया, ये जो द है आ है एन है हिज है माई है, ये ऑब्जेक्ट का हिस्सा होते हैं या ये सब्जेक्ट का हिस्सा होते हैं। अगर जिसके साथ भी लगी इसके साथ इनसे अलग नहीं होंगे, इसके साथ ही मूव करेंगे। सो हिज क्लॉथ, इसलिए मैंने दोनों को जो है उसको ग्रीन कलर दिया, हिज को भी और क्लॉथ को, क्योंकि दोनों मिलकर कंबाइनली जो है दिस इज ऑब्जेक्ट। तो हिज क्लॉथ्स, अब हिज क्लॉथ्स आप नोट कर लें ये प्लूरल है तो आप शुरू में ही इसको प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब लगा दें, आर लगा दें। आर हिज क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हिम, वॉश की थर्ड फॉर्म आएगी वॉश्ड। आर हिज क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हिम। Would they respect me, यहाँ पर जो है दे हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट है, वो एंड पे जाके them बन जाएगा। मी शुरू में आएगा तो आई बन जाएगा। मी के साथ और नो क्या हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है एम, सो एम आई रिस्पेक्टेड बाय them, रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म लगेगी रिस्पेक्टेड। एक और टाइप ऑफ वर्ब है सेंटेंसेस है हमारे पास नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, इसकी यहाँ मैंने सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल की है। ये नेगेटिव भी होते हैं और इंट्रोगेटिव, मतलब ये सवालिया जुमले होते हैं, इससे पहले डू डर सकता है लेकिन इसमें नॉट बी आता है। किस तरह, डू द बॉयज नॉट अटेंड देयर क्लासेस, क्या लड़के या क्या वो लड़के अपनी क्लास अटेंड नहीं करते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन प्लस दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, हम उसी तरह करेंगे। हम शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे और दरम्यान में नॉट भी लगा देंगे। देयर क्लासेस प्लूरल है तो उसी देयर क्लासेस के साथ हम शुरू में आर लगा देंगे। आर देयर क्लासेस नॉट अटेंडेड बाय द बॉयज, वैसे जो है आर नॉट होता है यूजुअली, तो आर को हमने शुरू में लेके जा दिया लेकिन नॉट उसी जगह रह जाएगा। आर देयर क्लासेस नॉट अटेंडेड बाय द बॉयज। So this was all about our first tense which was present indefinite tense. ये लेसन थोड़ा लॉन्ग था बिकॉज मैंने ऑब्जेक्ट भी क्लियर किया। नेक्स्ट जो टेंसेस होंगे वो जो है इतने लॉन्ग नहीं जाएंगे लेसन्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, होपफुली ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा।